हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। हमने 6 सेट ऑलरेडी लगा दिए हैं फ्रेंड्स, और आज हमारा 7वां सेट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स करके लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड्स, आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस एक साथ ऐड ऑन कर दी है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जितनी भी क्लासेस आएंगी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, सो आप लोग जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। पहला है सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा, दूसरा है निष्क्रिय होकर, तीसरा है उद्दीपन द्वारा और चौथा है पुनर्बलन द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की की थियोरी में कि वाइगोत्स्की 3 चीज़ों की बात करते हैं। वो 3 चीज़ें हैं आपकी, मैंने न्यूमोनिक से याद करवाया था, SCL। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है। तो सोसाइटी यानी कि समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा है और ऑप्शन में आपको इन तीनों से संबंधित कुछ भी मिले, या तो समाज से संबंधित कुछ होगा, या संस्कृति से संबंधित कुछ होगा, या भाषा से संबंधित कुछ होगा, अगर इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी दिया है तो वो ऑप्शन आप इजीली टिक मार कर आइएगा फ्रेंड्स। वो आपका 100% सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों की ही बात करते हैं। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। ऑप्शन 1 में ही आप देख रहे हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा, ठीक है। बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाज यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी आपको। वैसे आपको डिटेल में ऐसे याद रखना है कि इन्होंने 3 चीज़ों को महत्व दिया है, समाज, संस्कृति और भाषा। और इनका कहना है कि बच्चे के अंदर जो चिंतन है और व्यवहार करने के तरीके हैं वो किससे मिलते हैं? समाज से मिलते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे को आप समाज में छोड़ दीजिए, समाज से वो सारी चीज़ें खुद ही सीख लेगा, उसे कुछ समझाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। और ये बात सही भी है। जब बच्चे समाज में जाते हैं तो देखते हैं आसपास के लोग कैसे बात कर रहे हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए समाज का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी एक कम्युनिटी हो। छोटे बच्चे के लिए फैमिली मेम्बर्स भी एक समाज की तरह होते हैं, एक सोसाइटी की तरह होते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है अपनी फैमिली में तो फैमिली मेम्बर्स उसके सामने होते हैं, ठीक है। तो वो सभी उसके समाज आप कह सकते हैं, सोसाइटी है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको समाज मिलता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो वो सभी एक सोसाइटी, समाज का काम करते हैं। और वहाँ पर जैसी जैसी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी बच्चा वैसी वैसी एक्टिविटीज़ सीख लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर वही पॉजिटिव चीज़ें आ पाएँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी रह गए हैं, यहाँ से है बेसिकली ये, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? अब पियाजे किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है पुनर्बलन और सजा, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, तीसरा है अवलोकन और अनुकरण, और चौथा है भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। अब देखिए, यहाँ पर भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया, ये 2 चीज़ें आ गई, और ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है? ये है आपकी वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, समाज, संस्कृति, भाषा, तो यहाँ समाज और भाषा आ गई। तो ये चीज़ तो वाइगोत्स्की कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो गया बाहर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। अब हम अगर बात करें, सेकेंड ऑप्शन आप देख लीजिए, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जीन पियाजे कहते हैं बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। बस आपको याद रख लेना है, एक्टिव लर्नर यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता, या आप कह सकते हैं सक्रिय खोजबीन करता, ठीक है। यानी कि बच्चे जो हैं कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो वो वहाँ पर एक्टिवली सीखते हैं, एक्टिव होकर अपनी रुचि सारी चीज़ें वहाँ पर वो लगाते हैं अपना। ऐसा नहीं है कि बच्चे निष्क्रिय होकर सीख रहे हैं, बच्चों का मन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, और साथ ही साथ जीन पियाजे एक और चीज़ कहते हैं बच्चों को, ये क्या कहते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। लिख लीजिए ये सारे वर्ड फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सीटेट में एज इट इज़ बने हैं। बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो चीज़ों की खोज खुद कर सकते हैं। ये चीज़ कहते हैं जीन पियाजे। और जीन पियाजे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं?
ये इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे की एज को। इन्होंने अपनी थियोरी में ये डिफाइन करा हुआ है कि जब बच्चा इतने साल का हो जाएगा तो ये चीज़ें सीख लेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो इतने साल में ये चीज़ें सीख लेगा। तो इन्होंने एज को, आयु को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जैसे वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा को इम्पोर्टेंस दी है, सेम वैसे ही पियाजे ने एज को इम्पोर्टेंस दी है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये बच्चों को क्या कहते हैं? लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है, या फिर सक्रिय खोजबीनकर्ता या सक्रिय अधिगमकर्ता भी कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लेव वाइगोत्स्की से ही संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है कह रहा है, ठीक है। पहला है परीक्षा के लिए अधिगम, दूसरा है रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, तीसरा है संकल्पनात्मक समझ और चौथा है अनुभवात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो चीज़ें वाइगोत्स्की जिसको महत्व देते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है आपका रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस चीज़ का समर्थन होता है? रचनात्मक का और विवेचनात्मक चिंतन का। दूसरा है संकल्पनात्मक समझ, इसकी भी बात करते हैं वाइगोत्स्की, और अनुभवात्मक अधिगम की भी बात करते हैं। लेकिन जो परीक्षा के लिए अधिगम है इसकी बात नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे को परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हैं ताकि वो परीक्षा में पास हो सके। सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों के अंदर रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन पैदा करना है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके अंदर साइंटिस्ट वाली चीज़ें चलनी चाहिए दिमाग में, ऐसे उसके चिंतन का विकास होना चाहिए। ये चीज़ कहते हैं वाइगोत्स्की। और दूसरा संकल्पनात्मक समझ, जैसे आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट में उसकी समझ अच्छी बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसने रट लिया, रटने वाली चीज़ों को महत्व नहीं देंगे वाइगोत्स्की, ठीक है। और ऐसे ही अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि बच्चे ने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं उसको भी महत्व देना है, ठीक है, ये भी कहते हैं वाइगोत्स्की। लेकिन सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों को आप पढ़ाएंगे, इसकी बात ये नहीं करते हैं। और ये ऑप्शन 1 में दिया है और क्वेश्चन में पूछा है नहीं किया जाता, तो यही आपका नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने देख ही लिया है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी से। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? ठीक है, थियोरी की क्लासेस भी मैंने करवाई हैं फ्रेंड्स, सभी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप इन थियोरीज़ को डिटेल में समझ भी सकते हैं। एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है और पिछली बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स यही मिले थे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमने आपकी थियोरी एक बार में पढ़ी और उसके बाद कहीं से पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए मैं खुद क्या बोलूँ, एक बार आप खुद जाकर देख लीजिएगा, समझ में आए या ना आए उसके बाद कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिया था एक नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थियोरी। और ये जो कोहलबर्ग थे ये पियाजे के काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है, किसके काम से? पियाजे के, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण, जो इनके एक सिद्धांत का स्टेप है, किसमें सही वर्णित है? इन ऑप्शंस में से वो चीज़, पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, जी नहीं। मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, नहीं। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, जी हाँ, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि इन्होंने जो थियोरी दी थी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण, तो आप नाम से ही क्लियर है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल है सभी के लिए, ठीक है। तो अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत मतलब होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अमूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने में नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? तो अमूर्त चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उनकी कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप अभी कल्पना कर रहे होंगे कि मैं अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे दूसरा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ये चीज़ें अभी आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो वही होती हैं अमूर्त चीज़ें। तो इस तरह की जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत जो सभी के लिए बना है, जो किस चीज़ के लिए है? संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, डिटेल में थियरी मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, ठीक है। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने थियरी नहीं भी देखी है तो मैं हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ एंड होप करूँगी कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? पहला है, ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। दूसरा है, कोरी पट्टी या रिक्त स्लेट। देखिए, कभी भी बच्चे को आप रिक्त स्लेट कहने का मतलब है एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन। तो बच्चे को कभी भी यहाँ पर हम खाली बर्तन नहीं समझेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा बाहर है, क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म लेता है ना, स्कूल जाने से पहले वो अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख कर ही जाता है। जैसे वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। इसीलिए बच्चे को कभी भी एम्प्टी वेसल यानी कि खाली बर्तन आप नहीं मान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द लघु वयस्क, जिनकी सोचने समझने की शक्ति वयस्क से कम है। जी नहीं, कभी भी बच्चों की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अडल्ट से कम नहीं होती है, उनके ही बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। लेकिन ये हो सकता है कि सोचने का तरीका अलग हो। जो अडल्ट होते हैं वो सोचेंगे कि मेरा फ्यूचर कैसे बनेगा, और बच्चे सोचते हैं कि मुझे ये वाला टॉय कैसे मिलेगा। सोचने का तरीका अलग है लेकिन सोचने का अमाउंट सेम होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द जिज्ञासु प्राणी अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। जी हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है, उसमें यही चीज़ होती है कि बच्चे क्या हैं, क्यूरियस हैं और अपने आसपास की चीज़ों को खोजते हैं और अन्वेषण करके चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही चीज़ होती है कि जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है उनके मन में और अपने आसपास की चीज़ों को लेकर खोज करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है और ये हार्वर्ड गार्डनर जो है आपके बुद्धि के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि आपकी 8 प्रकार की होती है और ये 8 के 8 प्रकार जो हैं स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। पहला है चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ। दूसरा है कसरती, रचनात्मक, अभिव्यक्तशील। तीसरा है व्यावहारिक, विश्लेषक एंड रचनात्मक। एंड चौथा है अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब मैंने कैसे बताया, क्योंकि मुझे पता है कि बुद्धि के वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको उन 8 प्रकारों को एक बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने आपको थियोरी क्लासेस में करवाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक बुद्धि जरूर होगी। जैसे 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रकृतिवादी बुद्धि की इन्होंने बात करी है, अंतर्वैयक्तिक की बात करी है और शारीरिक रूप से क्रियाशील की बात करी है। अब प्रकृतिवादी बुद्धि किसी में स्पेसिफिक बुद्धि होगी, ये ऐसा कहते हैं। जैसे प्रकृतिवादी, जैसे हमारे बायोलॉजिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, जिनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनमें शारीरिक रूप से बुद्धि अच्छी होगी। शारीरिक रूप से बुद्धि अच्छी होगी यानी कि वो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, बॉडी मूवमेंट वाली चीज़ें वो इजीली कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हर बच्चे में एक ना एक बुद्धि होती है जो कि यूनिक होती है। जैसे भाषाई बुद्धि की अगर हम बात करें, ये एक भाषाई बुद्धि की भी बात करते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। भाषाई बुद्धि किस में अच्छी होगी? जैसे आपके पोएट लाइक जैसे कुमार विश्वास हो गए, आपने नाम सुना ही होगा, उनके अंदर भाषाई बुद्धि अच्छी है, बहुत अच्छी है, यूनिक है। कैसे? क्योंकि उन्हें पता है किस वर्ड को कहाँ पर किस तरीके से बोलना है। जैसे आप एक टीचर को ले लें, टीचर के अंदर भी भाषाई बुद्धि अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है, इन्होंने कैटेगराइज करा था कि हर व्यक्ति के अंदर दुनिया में, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर किसी के अंदर एक ना एक बुद्धि ऐसी होगी जो कि उस व्यक्ति को यूनिक बनाएगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें इन तीनों बुद्धि की ये बात करते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा है वो क्या करती है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया ही था वाइगोत्स्की की थियोरी में कि 3 चीज़ों को ही महत्व देती है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए कि संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। क्या लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो भाषा है वो बाधा डालती है? जी नहीं, बल्कि ये भाषा को तो अच्छा मानते हैं। ये कहते हैं लर्निंग के लिए भाषा बेस्ट है। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, यानी कि जो बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट होगा। संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के दिमाग का विकास, तो बच्चे की जो दिमाग का विकास है उसमें भाषा जो है सहायक होती है। जी बिल्कुल, ये तो वाइगोत्स्की कहते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 चीज़ों की तो ये बात करते ही हैं। SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। थर्ड ऑप्शन एक बार देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? करती है भाई, ये कहते हैं कि भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में। फोर्थ है, संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। नहीं, स्वतंत्र रूप में कार्य करती है कहने का मतलब ये हो गया कि संज्ञानात्मक विकास और भाषा, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसी को बोलते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करना। तो वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि दिमाग के विकास में सहायक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा। अब जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, फिर आप ऑप्शन खुद ही ढूंढ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यही खेल होता है आपका पेडागोजी वाले सेक्शन में, यानी कि CDP तो आपका पूरा पेडागोजी बेस्ड है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक बार आपको बोला था, आप टैग वर्ड्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फ्रेंड्स। बिलीव मी, जैसे पिछली बार जनवरी 2024 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना CTET क्वालिफाई किया था उस एक टैग वर्ड वाली वीडियो से, वैसे ही आप भी कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग टैग वर्ड की क्लास मिलेंगी। CDP की अलग मिलेगी, SST का अलग मिलेगा, संस्कृत का अलग है, साइंस मैथ्स का अलग है, EVS अलग है, हिंदी, इंग्लिश, इवन जितने सब्जेक्ट होते हैं 8 के 8 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। उन सभी के टैग वर्ड्स अलग अलग करवाए हैं, एक बार आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप बहुत हद तक यहाँ पर अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। एक बार करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अपने ऊपर भी करी थी लागू, और मेरे CTET के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। उसी बेसिस पर थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम समझ लेते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है। जेंडर रूढ़िबद्धता होता है फ्रेंड्स किसी एक लिंग की तरफ झुकना। जैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है ना, बचपन से ही आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि लड़कियां किचन का काम करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे। तो ये जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं, इसी को हम बोलते हैं रूढ़िबद्धता, जो रूढ़ियों से बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है। अब तो खैर बहुत ही कम हो गया है, ये आप भी जानते ही हैं, लड़कियां भी कहाँ तक पहुँच गई हैं ये सब आपको भी पता ही है, ठीक है। लेकिन जेंडर जो रूढ़िबद्धता है वो कहीं कहीं तो अभी भी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत सारी जगह में। तो रूढ़िबद्धता को कौन सी चीज़ यहाँ पर पुनर्बलित करती है वो पूछा है। पहला है एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। दूसरा है महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना। तीसरा है जेंडर एक सामाजिक निमित्त है, इस पर चर्चा करना। एंड चौथा है जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। देखिए, ये जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये तो पॉजिटिव हैं, ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात करी है, भेदभाव की बात करी है। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 1 में क्लियरली लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। कैसे? यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक समान लिंग के समूह बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो लड़कों का है वो अलग ग्रुप बन रहा है और क्लास में लड़कियों का अलग ग्रुप बना करके उनको काम दिया जा रहा है, अधिगम कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, लड़के अलग हो गए, लड़कियों के ग्रुप अलग बन गए। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता हमको साफ देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, कभी आप जब टीचर बनेंगे तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, ये एकदम नेगेटिव चीज़ है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब पढ़ाई करने जाते हैं, तो इस तरीके से आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करेंगे। स्कूल में सभी बच्चे एक समान हैं, ठीक है। हमेशा जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जेंडर समतुल्यता यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी टीचर भी कह देते हैं कि लड़कियां जो है म्यूज़िक में ही पार्टिसिपेट करेंगी क्योंकि वो मैथ्स अच्छा नहीं कर सकती, आपने सुना होगा। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। क्या म्यूज़िक लड़के नहीं कर सकते? क्या मैथ्स में वीक लड़के नहीं हो सकते? दिमाग है सबका एक जैसा, उसमें जेंडर को क्यों आप बीच में ला रहे हैं, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो ये आपकी जेंडर रूढ़िबद्धता है, जिसे हम जेंडर पक्षपात के नाम से भी जानते हैं, जो आपको ऑप्शन 1 में क्लियरली दिख रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं। पहला है भूमिका अदा करना,
दूसरा है समूह में कार्य करना, तीसरा है पोर्टफोलियो बनाना और चौथा है परियोजना। तो देखिए जो एनसीएफ नहीं, एनईपी 2020 है, इसमें बात इन चारों की करी गई है। ठीक है, वैसे मैंने थियोरी क्लासेस में डिटेल में आपको ये कॉन्सेप्ट करवाया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यहाँ पर रोल प्ले की भी बात करते हैं कि बच्चे रोल प्ले करके सीखते हैं। जैसे आप स्कूल में कोई नाटक है तो हर बच्चे को अलग अलग रोल दे दो, तो बच्चे रोल करके भी सीख सकते हैं। दूसरा है समूह में कार्य करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि ग्रुप लर्निंग भी बच्चे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप में एक्टिविटीज़ करवा करके बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो पढ़ाई में ना हो लेकिन बच्चे के डेली लाइफ से रिलेटेड हो, उस चीज़ में आप बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाइए। इस चीज़ की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना, यस, पोर्टफोलियो बनाना मतलब क्या होता है? देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है और हर बच्चे की पोर्टफोलियो की फ़ाइल अलग अलग होती है। उस फाइल में बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है, कब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, कब बच्चा स्कूल से जा रहा है, कब बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, कौन सी क्लास में वो कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, जब क्लासरूम में कोई कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन वगैरह, तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है। तो बच्चे का ऑल ओवर चिट्ठा हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो में दिया होता है उस डॉक्यूमेंट में। तो उससे आप ये चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बच्चा किस डायरेक्शन में जा सकता है इसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से, क्योंकि उसमें उसका सारी चीज़ें दी होती हैं, उसकी फिजिकल मेंटल सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो हर बच्चे की एक अलग फाइल बनती है और ये हर स्कूल में बनाई जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि यस, बच्चे का पोर्टफोलियो आपको बनाना है। एंड प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, वही बात हो गई, बच्चों को प्रोजेक्ट दे करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी बात हो रही है। जैसे आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट दे दो फ्लावर के ऊपर उन्हें कह दो कि आप प्रोजेक्ट बनाइए। और ऐसा नहीं है कि आप बस कह दे रहे हैं प्रोजेक्ट बनाइए, पहले आप उसको समझाइए अच्छे से जिससे कि बच्चों को समझ में आए। उसके बाद बोलिए कि बच्चों जो मैंने आपको समझाया है इस चीज़ को लेकर आप इस पर परियोजना करो, प्रोजेक्ट वर्क करो। तो प्रोजेक्ट वर्क करके भी बच्चे चीज़ें बहुत सारी सीखते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन चारों को ही इम्पोर्टेंस देता है। तो A, B, C, D चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं जो हमको ऑप्शन 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा, मदर टंग। देखिए हर बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है, मेरी मातृभाषा अलग है। आप लोग इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप सभी की मातृभाषा कहीं ना कहीं अलग हो सकती है। मातृभाषा क्या होती है? बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज को ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब आप कहेंगे ये फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज मतलब होता है बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से ही जो लैंग्वेज उसके आसपास के लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी फैमिली में जो भाषा बोली जा रही है, उस भाषा को बच्चा बिना स्कूल गए हुए सीख लेता है, बोलना सीख लेता है। कैसे सीखता है? अनुकरण करके, नकल करके, इमिटेशन करके। वो देखता है कि उसके घर में फैमिली मेम्बर्स किस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो नकल करके, अनुकरण करके, इमिटेशन करके उस भाषा को ग्रैब कर लेता है, सीख लेता है और बिना स्कूल गए हुए, बिना कोई रूल्स पढ़े हुए वो उस भाषा को बोलना सीख जाता है। तो उसी को हम कहते हैं मातृभाषा, इसीलिए। ठीक है, मदर टंग, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का प्रयोग निर्धारित करना चाहिए। जी नहीं, कभी भी आपको एक मानक भाषा का प्रयोग निर्धारित नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे की भाषा अलग अलग है और स्कूल में बच्चे की भाषा को रिस्पेक्ट देनी है, हर बच्चे की भाषा को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है। दूसरा है, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको ऑप्शन 2 में मिल गया है कि स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और हर किसी विद्यार्थी की भाषा अलग होती है। तो विद्यार्थियों की भाषा का आपको क्या करना है? सम्मान करना है और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करना है और उस चीज़ को अपनाना है। ठीक है, यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये होता है ना, जैसे 4 बच्चे हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं स्कूल में। अब हर कोई अपनी अपनी अलग अलग मदर टंग में अगर स्कूल में बातचीत करेगा तो इससे क्या होगा? जैसे ये बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, ठीक है, अब जो दूसरा वाला बच्चा है हो सकता है इसको हिंदी लैंग्वेज ना आती हो, तो पहले वाले बच्चे से ये हिंदी लैंग्वेज बोलना सीख लेगा।
तीसरा बच्चा है जो मलयालम में बोल रहा है। अब हो सकता है इन दोनों बच्चों को मलयालम नहीं आ रही हो, तो इसके द्वारा ये भी मलयालम सीख लेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब है हर लैंग्वेज की नॉलेज थोड़ी थोड़ी सभी बच्चों को हो जाएगी। तो इसीलिए हर किसी की भाषा को इम्पोर्टेंस देनी है, महत्व देना है स्कूल में। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आपका कथन और कारण से पूछा है। कथन है फ्रेंड्स, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। सही बात है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है उसको प्रधानता देते हुए सांस्कृतिक रूप से शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। हर किसी बच्चा जिस समाज से आया है, जो उसकी संस्कृति है, उसको महत्व देना है और उसको अपनाना है। कारण है, विद्यालयों को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। ये गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर करना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं कि हर बच्चा दुनिया में अलग अलग होता है, हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है, हर किसी की नीड अलग होती है, हर किसी की रुचि अलग होती है। तो क्लास में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके नीड के अनुसार पढ़ाना है। उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हर व्यक्ति विभिन्न होता है, इसको आप ऐसे खोल करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे की नीड, उसकी रुचि, उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। कोई बच्चा अगर 6 क्लास में पढ़ रहा है तो आप उसे 6 क्लास की चीज़ें पढ़ाएंगे, ना कि 10 क्लास की चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर गौर नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन आर यहाँ पर गलत है। तो देख लेते हैं ये हमें कहाँ मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन थर्ड में। ए सही है किंतु आर गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। समावेशी शिक्षा में कौन सम्मिलित है? अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित बच्चे, या वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं? तो बताइए। तो देखिए, समावेशी शिक्षा मतलब मैंने आपको समझाया भी था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि उस एजुकेशन में सभी बच्चे आ जाते हैं, चाहे वो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे जड़ बुद्धि हों, चाहे मूर्ख बुद्धि के हों, चाहे दृष्टिबाधित बच्चे हों, उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, चाहे वो कुछ अलग समुदाय से आए हों, कहीं से भी आए हों, कुछ भी हो, सभी को एक समान मानना है विद्यालय में। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। कहने का मतलब है समान शिक्षा देना। जहाँ भी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसके अंदर हर तरह के बच्चे आ जाते हैं और सभी को एक समान एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी चारों सही हैं। ठीक हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। एंड यस, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ साइंस का भी करवा दीजिए, एसएसटी भी करवा दीजिए, हिंदी भी करवा दीजिए। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है। एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है, तब तक मैं आपको सभी कुछ करवा दूंगी। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के करवा दूंगी फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। बट सीडीपी क्या है ना, आपका बेस है, इसलिए मैं आपको ये पहले करवा रही हूँ। अगर सीडीपी आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अदर सब्जेक्ट में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैं आपको पहले सीडीपी करवा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।